कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन की तारीख भी आ चुकी है। अब इंतजार है 16 जनवरी का, जब देश कोरोना पर फाइनल प्रहार करेगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद इस पर फाइनल और बड़ी बैठक करने वाले हैं। करीब 1 घंटे बाद सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी का वैक्सीन पर संवाद होगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 बजे होगी। मीटिंग का मेन एजेंडा होगा कोरोना डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि यही इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। न सिर्फ सही समय पर वैक्सीन को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना, बल्कि कोल्ड चेन भी मेंटेन करना। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के सीएम से कोरोना के मौजूदा हालात पर लेंगे जानकारी। और खास बात यह है कि इस मीटिंग में फ्री वैक्सीन को लेकर भी मांग उठाई जा सकती है। दिल्ली और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने केंद्र सरकार से पूरे देश में कोरोना की फ्री वैक्सीनेशन की मांग की है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए पुणे से वैक्सीन की सप्लाई की फुल प्रूफ तैयारी है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खास ट्रकों में कोविशील्ड वैक्सीन को भेजने का काम बस शुरू होने वाला है। अलग अलग राज्यों में वैक्सीन की सप्लाई की जानी है। अब सिर्फ 5 दिन का वक्त बचा है। 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी शुरू होने वाला है। इसके लिए इंडिया तैयार है। दिनेश मौर्य इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र पराशर, रुचि कुमार, निर्णय कपूर और 2 खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले दिनेश मौर्य, आपके पास क्या खबर इस बारे में, कैसी तैयारी और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट से क्या खबर? देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। कुछ ही घंटों बाद जो है, अगर ग्रीन सिग्नल मिल गया तो सड़क के रास्ते पुणे से मुंबई के लिए जो है वैक्सीन से भरी गाड़ियां जो है वो निकलने वाली है। एक और अहम चीज़ बता दूं, पुणे और मुंबई पुलिस लगातार कोऑर्डिनेशन में है। ये जो पूरा 2.5 घंटे का रास्ता होगा, एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आधे रास्ते तक पुणे पुलिस साथ लेकर आएगी, लेकिन जैसे ही वैक्सीन से भरी हुई गाड़ियाँ मुंबई की सीमा में दाखिल होगी, सुरक्षा का चार्ज जो है वो मुंबई पुलिस ले लेगी। और मुंबई पुलिस वैक्सीन से भरी हुई इन गाड़ियों को लेकर जिस जगह पर आएगी, मैं आपको स्पॉट भी दिखाना चाहूंगा। पीछे ये एक बीएमसी की इमारत है। पिछले 2 महीने से यहाँ पर जो है स्टोरेज सेंटर बनाने का काम जारी था। 50 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन के जो स्टोरेज है उसे यहाँ पर वैक्सीन को यहाँ पर स्टोर किया जा सकता है। और यहाँ पर एक स्ट्रांग रूम्स भी बनाए गए, सीसीटीवी का पूरा नेटवर्क बनाया गया है। और यहाँ से निकलकर करीब 8 अन्य सेंटर्स है जहाँ पर वैक्सीन को लेकर जाने की प्रक्रिया शुरू होगी 16 तारीख से। तो सुरक्षा का लेयर बनाया गया है। मुंबई पुलिस जो है वो इस वैक्सीन सेंटर, स्टोरेज सेंटर जो है बाहर सुरक्षा देगी, उसके अंदर बीएमसी का सुरक्षा घेरा होगा। कोशिश यही है कि सुरक्षित वैक्सीन को पुणे से जब वो लेकर उन्हें मुंबई पहुंचाया जा सके। आपको बता दूं, मुंबई में पहले फेज में 1,26,000 लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है कोविन ऐप में। ये हेल्थ केयर वर्कर्स है, साथ ही में कुछ एक फ्रंटलाइन वर्कर्स भी है, इन्हें दिया जाना है। तो ऐसे में सुरक्षित वैक्सीन इस स्टोरेज सेंटर से वैक्सीन टीकाकरण सेंटर तक पहुंच जाए, ये कोशिश होने वाली है। तो इंतजार यही है कि कब ग्रीन सिग्नल मिलता है पुणे से और सड़क के रास्ते ये वैक्सीन मुंबई पहुंचते हैं। जी, देवेंद्र पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। देवेंद्र, रोड मैप और इसकी चुनौतियों के बारे में आज प्रधानमंत्री स्टेट से भी जानकारी लेंगे। रुचि कुमार हमारी संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। रुचि, आज ही हमने सबसे पहले वो खास तस्वीरें देखी जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ 3rd ड्राई रन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। जी हाँ, बिल्कुल। आज पूरे यूपी में 1500 सेंटर्स पे ड्राई रन हुआ है। इसमें प्राइवेट अस्पताल भी हैं, सरकारी भी हैं। जो गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होता है वहाँ भी ड्राई रन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले लखनऊ का जो सिविल अस्पताल है वहाँ ड्राई रन देखने गए और उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1500 जो सेंटर्स जहाँ ड्राई रन चल रहा है वहाँ के जो आंगनबाड़ी जो कर्मी हैं, जो ये वैक्सीनेशन का काम करेंगे, डॉक्टर्स हैं, प्रशासन की टीम है, पुलिस है, सबसे बातचीत की। तो पूरा मकसद ये है कि जो ये ड्राई रन है, जो कमियां मिल रही हैं, तो जब वैक्सीन आए, असली में जब वैक्सीनेशन शुरू हो तो जितनी कमियां हैं वो दूर कर दी जाएं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूपी पूरी तरह से तैयार है, बस वैक्सीन का इंतजार है। जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन करनी हो, या किस तरह से ट्रांसपोर्ट की जाएगी ये वैक्सीन, कैसे पुलिस लगाई जाएगी, कैसे कौन कौन लोग जो हेल्थ वर्कर्स हैं वैक्सीनेशन का काम करेंगे, पुलिस किस तरह से निगरानी करेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर
पर तैयार हैं और क्योंकि 3 ड्राई रन हो चुके हैं, जो कमियां मिल रही हैं उनको भी दूर किया जा रहा है। शाम को भी एक बड़ी मीटिंग है कोरोना वैक्सीन को लेकर लखनऊ में भी। सुरभि, अहमदाबाद में कैसी तैयारी है? निर्णय कपूर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। निर्णय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर किए गए ड्राई रन का क्या नतीजा निकला? देखिए सुरभि, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त अहमदाबाद के रीजनल वैक्सीन सेंटर में मौजूद हूं। ये जो आप देख रहे हैं रीजनल वैक्सीन सेंटर, मैं आपको बता दूं इस वक्त यहाँ पे करीब 10 से 15 लाख डोजेज स्टोर करने की कैपेसिटी है। डीप फ्रीजर्स हैं और ये वॉक इन कूलर्स वगैरह भी हैं जिनमें 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। और मैं आपको बता दूं ऐसे 6 रीजनल वैक्सीन सेंटर्स हैं पूरे गुजरात में जिनसे अलग अलग ज़िलों को डिस्ट्रिक्ट वैक्सीन सेंटर्स पे वैक्सीन सप्लाई की जाती है। और मैं आपको बता दूं ये जो कूलर है ये अगर आप देखें 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर इसमें मेंटेन किया जाता है और एक कमरे के आकार का ये कूलर जो है ये होता है। अगर आप यहाँ देखें इसमें ये वैक्सीन जो है ये स्टोर की जाती है। 5 लाख डोजेज इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी है। और अभी एक और इससे बड़ा वॉकिंग कूलर जो है वो हम इसमें ज़्यादा अंदर नहीं रहेंगे क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इससे बड़ा, इससे 2.5 गुना बड़ा वॉकिंग कूलर जो है वो यहाँ पे और इंस्टॉल किया जा रहा है दूसरे कमरे में। वो जब इंस्टॉल हो जाएगा उसमें करीब 10 से 15 लाख डोजेज जो हैं वो और स्टोर किए जाएंगे और अगले 2 दिनों में ही वो इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। कुल मिलाकर के गुजरात में ये बताया गया है कि करीब 2250 से ज़्यादा कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए पूरे गुजरात की पॉपुलेशन तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और मैं आपको बता दूं करीब 15,000 वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको ट्रेन किया गया है। टारगेट ये है कि एक दिन में करीब 15 लाख लोगों को एक साथ वैक्सीन दी जा सके। पहले फेज में जो हेल्थ वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स जो हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। अहमदाबाद में करीब 50,000 से ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको पहले फेज़ में ये वैक्सीन दी जाएगी। गुजरात में अब तक करीब 4 बार ड्राई रन हो चुके हैं कंप्लीट हर डिस्ट्रिक्ट में और अलग अलग कई सेंटर्स में ड्राई रन हो चुके हैं। एक्चुअल जो बेनिफिशरीज हैं उनको बाकायदा बुला करके ड्राई रन किए गए हैं। सारे प्रोसेस जो हैं उसको चेक कर लिया गया है, सारे SOPs जो हैं उसको चेक कर लिया गया है और जो भी इश्यूज सामने आए हैं उनको एड्रेस भी किया गया है। और पूरी तरह और आज स्टेट्स की भी यही कोशिश होगी कि केंद्र के सामने उन सभी चुनौतियों का भी जिक्र करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चीफ मिनिस्टर्स के साथ अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक करने वाले हैं। देवेंद्र, यही जानना चाहते थे कि आज ओवरऑल रोड मैप स्टेट्स का क्या है और कैसी चुनौतियां इनके सामने हैं। अभी तक के ड्राई रन का क्या नतीजा निकला है, इस बारे में PM को बताया जाएगा। यह निश्चित तौर पे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से ये बताएंगे कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल उन्होंने 30 जून को रखा था, ध्यान दीजिए कि 30 जून को PM मोदी ने वैक्सीन रोल आउट को लेकर एक पूरा प्लान अपने अधिकारियों को बता दिया था कि ये पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सभी को ये सूचित कर दिया जाए। उस दिन जो उन्होंने 4 गाइडिंग प्रिंसिपल रखा था उसमें 2 अलग अलग तरीके की बात थी। पहली बात तो ये कि मेडिकल सप्लाई चेन की पूरी व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। दूसरी चीज़ की जो डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी इस वैक्सीनेशन प्रोसेस में, उस पर बहुत बेहतर। देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इस बारे में आपसे डिटेल लेंगे। और इस बीच बता दूं एम्स के साइंटिस्ट डॉक्टर संजय राय इस वक्त हमारे साथ हैं और चीफ न्यूरो साइंस सेंटर से डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर पद्मा, भारत के इस वक्त के हालात को लेकर क्या आपको लग रहा है सरकार सही कदम उठा रही है? प्रायोरिटी सरकार की ऐसे में क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सही कदम उठा रही है सुरभि जी, एंड आई थिंक प्रायोरिटीज बिल्कुल सही रखा, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये करते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड ऑल द प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप, उसमें एक तो है कि जब आपकी रोल आउट भी आसानी होगी, क्योंकि ये होगा हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरी स्पेसेस जहां पे लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स है तो उनमें जो देना भी आसानी होगा और एक रन जो रियल एक्सपीरियंस हमें उसी में हमारे एक्सपीरियंस में जो भी चैलेंजेस है वो अपना सकते हैं उसको, you can meet those challenges. So actually when you're rolling out to general public, उस समय तक हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा. I think this is absolutely right way of doing it. Plus of course जो क्रिटिकल मास वैक्सीनेट होनी है ताकि ये स्प्रेड ना हो वहीं हो जाए, एंड देन हेल्थ केयर वर्कर्स की जो भी पॉपुलेशन है जो सिक पीपल को देखभाल कर सकते हैं और सुपर स्प्रेडिंग नहीं हो, उनको आप कर रहे हैं, तो दिस इज एब्सोल्युटली द राइट वे.
इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी तो ये बहुत कमेंट किया है द वे द गवर्नमेंट हैज प्रायोरिटाइज्ड। जी, और यही वजह है कि अब वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और कोल्ड चेन के मेंटेनेंस को लेकर भी आज की इस बैठक में बड़े फैसले हो सकते हैं। डॉक्टर संजय राय, ये जरूर आपसे इस बीच में समझना चाहूंगी कि भारत जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे अभियान में आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या क्या चुनौतियां उनके सामने हो सकती हैं। डॉक्टर पद्मा, यही सवाल मेरा आपसे भी है, भारत के सामने आपको क्या लगता है इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में क्या बड़ी चुनौती है? मुझे पूछ रहे सुरभि जी? जी जी। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आप बहुत एम्फेसिस वो जो कोविन ऐप और वो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किए हैं, तो उसके लिए हालांकि दिस इज वंडरफुल एंड इट इज वेरी 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 लेबोरियसली मेड। थिंग इज कि जब आप बहुत इंटीरियर सोसाइटी में चले जाते हैं तो वहाँ की जो नेट फैसिलिटी होगा उसमें जो कितना तक ये हो सकता है कि काबू आ सकता है, इज देयर अ चैलेंज देयर? दैट वुड बी अ लिटिल ऑफ माय कंसर्न। सेकंड इज जो इवन द ट्रांसपोर्ट जो 2 to 8 डिग्रीज वाला इज बेटर, और हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में तो कई बार हमने ये किए हैं नीचे PHCs तक, फिर भी जब बहुत इंटीरियर्स में जा रहे हैं एंड द बल्क जो वैक्सीनेट करना है उसमें जो मेंटेनेंस यानी वैक्सीन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा। डॉक्टर संजय राय, मेरा सवाल यही है, वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर ही ये फैसला लिया गया कि हम प्रायोरिटाइज कर दें और प्रायोरिटी ग्रुप्स बना दें कि किनको वैक्सीन अवेलेबल होगी? दोनों ही है, सिर्फ उपलब्धता नहीं है। उपलब्धता हमारे पास अभी देखिए तो सीरम इंस्टीट्यूट ने खुद ही कहा है कि 5 करोड़ उसने डोजेस बना के रखे हुए हैं, और भारत बायोटेक ने भी कुछ बना के रखे हुए हैं, बट उससे ज्यादा है कि एक साथ जो है 137 करोड़ पॉपुलेशन को नहीं दिया जाता। जो भी रिसोर्सेज हैं एक इवन प्रायोरिटी ग्रुप में भी प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्योंकि लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, वैक्सीन देना, उस साइट पे उतने लोगों को मैनेज करना। कोविड का ये है तो ऐसा ना हो कि इतनी भीड़ हो जाए कि वैक्सीन देने से पहले ही लोगों को कोविड का संक्रमण हो जाए। तो इन सबको देखते हुए जो है दोनों ही कारण से, एक तो इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं बन सकती 137 करोड़ लोगों के लिए, और दूसरा जो है एक साथ जो है इतने लोगों को नहीं लगाया जा सकता। आप भाई कहीं सेंटर पे लगाएंगे, वैक्सीन देने के लिए हमें कोई वैक्सीन देने वाला चाहिए जो कि टेक्निकल पर्सन होता है। ये पल्स पोलियो जैसा प्रोग्राम नहीं है, वहां पे हम काफी बड़ा वैक्सीनेशन। देवेंद्र, जिस बात का डॉक्टर संजय राय जिक्र कर रहे हैं, इस बारे में सरकार का रोड मैप क्या है? क्योंकि सवाल यही है, क्या वैक्सीन सबको एक साथ लगेगी? क्या वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन में रजिस्टर करना होगा? और निश्चित तौर पर रजिस्टर करना होगा। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 30 जून को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन रोल आउट को लेकर जो पहली बड़ी बैठक की थी, मैं रोल आउट की बात कर रहा हूँ, वैक्सीन को लेकर तो उससे पहले भी उन्होंने बहुत सारी बैठकें की थी, लेकिन वैक्सीन 30 जून को जो बैठक थी उसमें उन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल बताया था। जो गाइडिंग प्रिंसिपल पीएम ने बताया था उसमें पहली बात तो ये थी कि मेडिकल सप्लाई चेन किस प्रकार का होना चाहिए। दूसरी चीज़ की जो डिफरेंट एजेंसीज क्योंकि इन्वॉल्व होंगी तो उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहना चाहिए। तीसरी चीज़ की उन्होंने ये बताई थी उस समय ये बात कि टेक्नोलॉजी का रियल टाइम मॉनिटरिंग व्यवस्था होना चाहिए, और उसी के बाद ये कोविन ऐप को बनाया गया। इसके अलावा जो उन्होंने चीज़ें कही थी वो तो ये कि ये सबके लिए उपलब्ध होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार के डोमिसाइल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ताकि जो जहाँ लेना चाहे वो उसके लिए उपलब्ध हो। अफोर्डेबल रेट पे होना चाहिए। जाहिर तौर पे कुछ राज्यों को आपने देखा कि किस प्रकार से वो मांग कर रहे हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। पीएम ने उस समय ये बताया था कि ये सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। जाहिर तौर पर उस गाइडिंग प्रिंसिपल के आधार पर ही सरकार की अलग अलग एजेंसियों ने पूरा एक प्लान तैयार किया, और आज की जब बैठक होगी तो जो प्लान ऑलरेडी राज्यों को बताया जा चुका है, जिसके आधार पर वो ड्राई रन कर चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं, उसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्तर पर एक टचअप टोन दिया जाएगा कि अब ये फाइनल समय क्योंकि आ गया है। तो जो गाइडलाइन, जो प्रिंसिपल्स हमने बनाए हैं, जो प्लान हमने बनाया, तकरीबन 6-7 महीने पहले जो प्लान बनाया गया था, आप अंदाजा लगाइए कि कितना होमवर्क हो चुका है ग्राउंड पे उस प्लान के आधार पर। उसे अब एक्शन में लाना है। तो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संदेश होगा, सबके लिए होगा और कोविन ऐप के मार्फत ही होगा। आज की इस अहम बैठक के बाद हमें इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा कि किसे और कब वैक्सीन मिलेगी, और क्या वैक्सीन सबको एक साथ मिलेगी। ऐसे कई और सवाल है डॉक्टर पद्मा, जिसमें एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर वैक्सीन का सिलेक्शन होगा कैसे? वैक्सीन की सिलेक्शन की मतलब सुरभि जी, मेरे ख्याल में, मेरे समझ में यह है कि जो
अभी तक है, दोनों वैक्सीन की लाइसेंसर अप्रूवल्स है। तो बल्क में जो आ रहा है, जैसे जो कोविशील्ड आ जाएगा, कोवैक्सीन भी आ जाएगा, इट इज नॉट कि किसको क्या देना है, इट्स नॉट द चॉइस कि आपको ये लेना चाहते, ये लेना चाहते। आई थिंक जो भी उपलब्ध है वो दिया जाएगा जी। तो एंड अगर आप जैसे डॉक्टर राय ने भी बताया कि बल्क में जो अभी तक अब हमारे पास उपलब्ध है, एंड ये भी बताया हुआ है कि जो बल्क इज देयर एज कोविशील्ड, तो शायद वो रोल आउट आ जाएगा। कोवैक्सीन बहुत पीछे नहीं है, जैसे जैसे वो भी प्रोडक्शन करके आ जाएगा उसको भी दिया जाएगा। तो आई थिंक द चॉइस, सुरभि जी, ऐसा नहीं है कि बिकॉज आई हैव टेकन द फेज 3 ट्रायल में मैं वॉलंटियर भी थी फॉर कोवैक्सीन की। तो ये ऐसा नहीं है कि हमको कोवैक्सीन ही चाहिए या कोविशील्ड ही चाहिए। थिंक बोथ द वैक्सीन्स आर देयर, जैसे जैसे जो भी आ जाता है वो दिया जाएगा। हालांकि एक ही चीज है कि जो भी आपको फर्स्ट शॉट मिलेगा वही वैक्सीन आपको 28th डे भी मिलेगी। नहीं, आप इस वक्त जी डॉक्टर पद्मा, मैं आपसे इस बारे में और बात करूं, एक बार मैं फिर से अहमदाबाद का रुक करना चाहूंगी। निर्णय, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं अहमदाबाद में, क्या आप ये देख रहे हैं कि तैयारी है लोगों को उन हर सवालों का जवाब देने के लिए कि रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, कैसे पता लगेगा कि मैं वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन के लिए पात्र हूं या नहीं, और लोगों को यह एश्योरेंस कैसे दिया जाएगा? इस ड्राई रन के दौरान आपने देखा है इन चीजों पर भी फोकस किया गया? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखी गई हैं सुरभि, और इसके लिए गुजरात सरकार के हेल्थ विभाग द्वारा और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गूगल फॉर्म्स जो हैं वो बना करके उसको सर्कुलेट किया गया, और बाकायदा उसमें उसके साथ लोगों को नोट भेजे जा रहे थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक तो जो कोविड वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनका अपने आप रजिस्ट्रेशन हो रहा था, उनके लिए पहले से एक सिस्टम में डेटा अपलोड कर दिया गया था, और इसके अलावा जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके डेटा इकट्ठे किए गए। इसके अलावा जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं या 50 साल से कम उम्र के लोग में जो कोमॉर्बिड लोग हैं, उनको बाकायदा अवेयर किया गया है, और खुद कॉरपोरेशन की टीम्स जो हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की टीम्स जो हैं, वो अलग अलग एरियाज़ में गई हैं, वहाँ जाके सर्वे किया गया है ऐसे लोगों का, और बाकायदा उन्हें कन्विंस भी किया गया, उन्हें बताया गया है कि पहले ये वैक्सीन हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, उसके बाद फ्रंटलाइन वॉरियर्स को लगेगी, तब तक आपके पास काफ़ी बड़ा एक डेटा आपको देखने को मिलेगा, उसका असेसमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये वैक्सीन लगेगी। क्योंकि कई लोगों के मन में ये शंकाएं भी थी कि वैक्सीन कैसी होगी, उसकी एफिकेसी का क्या है, एग्जैक्ट जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं पता है। तो ये सारी बातें उनको बताई गई हैं, बाकायदा अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, और उसके साथ साथ जो सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको भी दुरुस्त किया गया है। इसके साथ साथ बड़े स्टेट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रुचि से मेरा ये सवाल है, रुचि, यूपी एक बड़ा स्टेट है, ऐसे में यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किस लेवल पर मेंटेनेंस की जाएगी, वैक्सीनेशन की किस लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसको लेकर योगी सरकार का एक्शन प्लान क्या है? देखिए, सब कुछ तैयार है। जैसे आप लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ पे 61 सेंटर्स पे वैक्सीनेशन का काम होगा, जिसमें सरकारी भी अस्पताल हैं, प्राइवेट भी हैं और गांव की CSCs भी हैं। तो इन 61 अस्पतालों में जो वैक्सीनेशन होगा, वो सारा वैक्सीनेशन जो वैक्सीन आएगी यहाँ पे ऐशबाग में एक जगह एक सेंटर में रखी जाएगी। रुचि से इस बारे में हम और बात करेंगे। डॉक्टर राय, एक लोगों के मन में धारणा, क्योंकि एक कुछ ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों का परसेप्शन वैक्सीनेशन को लेकर पॉजिटिव नहीं रहा है, ऐसे में क्या सरकार को भी ये कोशिश करनी होगी? क्योंकि हमने ड्राई रन्स के दौरान भी देखा कि ऑब्जर्वेटरी रूम्स भी बनाए गए हैं जहां पर जिसको वैक्सीन लगेगी उसके बाद उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रखा जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं उन्हें कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते। देखिए, ये किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा होता है कि वैक्सीन देने के बाद उनको ऑब्जर्व करना, क्योंकि कभी भी माइनर या मेजर कोई भी साइड इफेक्ट होते हैं तो उसको तुरंत एड्रेस करना। अगर आप एड्रेस नहीं कर पाते हैं तो बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालता है। जहां तक जो आपने सवाल पूछा वैक्सीन हेजिटेंसी का, कि कुछ लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी है, तो शुरू से रहता है, कोई नई बात वैक्सीन हेजिटेंसी की नहीं है। पल्स पोलियो कैंपेन के समय भी लोगों ने काफी र्यूमर उड़ाया।
हम लोग का काम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको दूर करना। जो भी लोगों को गलतफहमी है, चाहे एफिकेसी को लेके, सेफ्टी को लेके या कुछ और जैसे रिमर्स उड़ते हैं, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो हम उसको आइडेंटिफाई करें और दूर करें। तो ये होता रहेगा और ये पूरी दुनिया में होता रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हमेशा होता रहा है। वो जैसे जैसे समय बीतेगा, वैक्सीनेशन एक बार शुरू हो जाएगा, वो करते रहेंगे। लेकिन एडवर्स इवेंट को मैनेज करने के लिए यह पार्ट है, और जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस आई है उसमें भी एडवर्स इवेंट को कैसे मैनेज किया जाएगा इसका पूरा गाइडलाइंस है। आल्दो जो हमारे यहाँ 2 वैक्सीन अप्रूव हुई हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के ही साइड इफेक्ट्स बिल्कुल ही माइनर हैं। और जहां तक कोवैक्सीन की बात है, इसका तो एक भी ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल जो है इससे रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी सीवियर साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं जी। तो बट उसका वो इंटीग्रल पार्ट है। जी हाँ देवेंद्र, मेरा ये सवाल आपसे है, सरकार की आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से वैक्सीनेशन की जानकारी लोगों तक पहुंच पाएगी? कैसे उन्हें उस स्टेटस के बारे में अपडेट किया जाएगा? क्योंकि कोविन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सरकार की तरफ से जो फिलहाल शेड्यूल किया गया है ताकि लोगों को इस बारे में पूरी डिटेल एक ऐप के जरिए मिल सके। SMS वो भेजा जाएगा और न सिर्फ एक बार इन्फॉर्मेशन भेजा जाएगा बल्कि रिमाइंडर, जब अगली डेट आएगी वैक्सीन डोज की तो उसके लिए रिमाइंडर भी भेजा जाएगा। और ये इसलिए किया गया था कि जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जब 30 जून को वैक्सीन रोल आउट को लेकर बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली थी, तब उन्होंने ये कहा था कि रियल टाइम मॉनिटरिंग होना चाहिए इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोसेस का और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद भारत सरकार का जो टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उसने इस ऐप को तैयार करने में मदद की और अब वो ऐप तैयार हुआ है। तो कुल मिलाकर कोशिश ये रहेगी कि किसी प्रकार का एक आपाधापी की स्थिति ना रहा है, या फिर क्योंकि वैक्सीन में डेट का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, पहले और दूसरे डोज के बीच जो गैप होना चाहिए और जिस डेट पे आपको दिया जाना है, ये सारी चीज़ें SMS के मार्फत इन्फॉर्म की जाएंगी। बड़ी बैठक होने वाली है अब से थोड़ी देर बाद, 4 बजे का ये वक्त है। देवेंद्र, नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट आपसे लेंगे। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर संजय, आपने हमें वक्त दिया। निर्णय, रुचि और साथी दिनेश, आगे भी आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे।